स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग प्रेजेंट हैं पार्ट 2 एमसीक्यू। हमारा जो टारगेट था आगे का लेके जाना। पार्ट 1 में एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस आई थिंक हमको लगता है 30-35 या 40 के आसपास अप्रॉक्स में गए थे। नेक्स्ट पार्ट जो था एमसीक्यू को ही लेकर के था टारगेटेड। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के भी आएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। हम लोग एमसीक्यू का पार्ट 2 टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे की ओर आते हैं कि एमसीक्यू हमारा क्या है पार्ट 2 में। क्लास 9 का एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और सभी बच्चों को से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है। बोला है कि ऑन कन्वर्टिंग 27 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस 65 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या बोला है, सेल्सियस कन्वर्टेड इनटू केल्विन स्केल में, बट अब 273 से क्या करना होगा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन। इसको 273 से ऐड करेंगे कितना होगा 30 डिग्री, दैट इज 303। आज 300 ये दोनों कैंसिल आउट करो, 303। ओके, आंसर थर्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स आर द प्रेजेंट इन एनी रेशियो। यहाँ पे एनी रेशियो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये फिक्स रेशियो देता, अगर वो फिक्स रेशियो देता तो फिक्स रेशियो में कंपाउंड का केस होता, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एनी रेशियो। कौन होगा, मिक्सचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन होता है। कौन सा होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। और ये कंडेंसेशन जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हाई चाहिए या लो चाहिए। बर्तन में, पतीले में पानी गर्म करते हैं तो जैसे ऊपर जाता है तो क्या होता है, ठंडा होता है। एयर जब ऊपर उड़ता है तो क्या हो जाता है, ठंडा होता है। ठंडा होता है तो इसका मतलब कि लो टेम्परेचर कंडीशन, लो टेम्परेचर का कंडीशन ये और ये। अब हमारा हाई प्रेशर या लो प्रेशर, क्या होगा, हमारा लो प्रेशर चाहिए। तो लो प्रेशर एंड द लो टेम्परेचर हम लोगों को चाहिए होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन जो है बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज। अब बताइए, फिजिकल चेंज का एग्जांपल पूछा है तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल के हिसाब से क्वेश्चन है, फिजिकल चेंज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये केमिकल चेंज है। हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वो भी क्या 2:1 रेशियो में टूटता है। मास के हिसाब से 1:8 होता है। और ये केयरिंग ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। और बोला है एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये केमिकल रिएक्शन ग्रोथ ऑफ द प्लांट की भी क्या है, केमिकल हार्मोन्स के कारण होता है। तो कौन सा होगा, केयरिंग ऑफ द हीट फ्लो। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पे के आधार पे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट फाउंड कंटेन इन अ सोडियम, कितना होगा, जो मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा सोडियम में वो कितना कंटेन करेगा। ओके, तो याद रखना कि यहां पे जो भी पूछे और टुगेदर द रेशियोज ऑफ अगर बोल रहा है ये, तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, सोडियम 23 किसका होता है, सोडियम का होता है। और क्लोरीन का क्या होता है, तो साफ बन रहा है क्या, NaCl, Na3 NaCl, तो ये सब कुछ नहीं। और हम लोग को मालूम है कॉमन साल्ट का क्या NaCl होता है। और यहाँ पे याद रखना 23:35 बताया, क्या बताया 20:35। तो सोडियम का Na का हो गया 23 और क्लोरीन का 35 होता है, तो NaCl होगा। द केमिकल सिंबल्स ऑफ द नाइट्रोजन गैस एंड द हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, N2H2 होता है, ये क्लियर है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन पोटेशियम, ये हमको मालूम है, ये क्या बताता है, मास बताता है। क्या बताता है, मास बताता है। ये क्या बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है। क्या बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है, रेस्पेक्टिवली आर। तो बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो बट ऑब्वियस है एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों को मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और न्यूट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, मास नंबर को डिवाइड माइनस करते हैं किससे, एटॉमिक नंबर या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन से। किससे, प्रोटॉन से। तो 39 - 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। सबसे पहली बात के पोटेशियम अगर रटा हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि मास नंबर ऊपर होता है। तो उसके हिसाब से 19 किसके बारे में बोला गया, इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन भी 19। तो 19 और न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 20। ओके, आंसर दिए। चूज फॉर द फॉलोइंग
चूज ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ इनलैंड फिश। बोला गया है कौन सा ऐसा फॉलोइंग जो है वो इनलैंड फिश को लेकर के नहीं है, तो कौन नहीं है? बोला है कि कैटला, क्रैब, ठीक है, कैटला, क्रैब और मृगल और मुल्लेट। तो चूज ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन इनलैंड फिश, इनलैंड फिश नहीं है, सो बोला गया है। तो कैटला फिश का ये सब टाइप्स बताया गया। क्रैब, क्रैब अलग हो जाता है, मृगल, मुल्लेट एक तरह ऐसा फिश है जो क्या है, इनलैंड फिश है, इज नॉट एन इनलैंड फिश। बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द प्रोसेस इन विच द डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल, ट्रांसपोर्टेशन तो पॉसिबल नहीं है, ट्रांसपिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस को लेकर के नहीं है, तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है वो कौन सा होता है? ऑस्मोसिस। कौन सा होता है? ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन को लेकर के क्वेश्चन, ओके। असर्शन रीजन में क्या बताया गया? पहला बोला है असर्शन में पढ़िएगा सेंटेंस, द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ अ मेटल M इज MCl3। MCl3 बता रहा है, मतलब MCl3, तो इसके हिसाब से हमारा ये क्या होगा? +3 होगा, ये -1 होगा। MCl3 है तो इसका वैलेंसी यहाँ पे मालूम है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में होता है। एंड द फॉर्मूला फॉर द फॉस्फेट ऑफ द मेटल M विल बी, फॉस्फेट के साथ क्या होगा? तो क्लियर है कि M का +3 है और फॉस्फेट के लिए PO4 के लिए क्या होता है? PO4 के लिए भी क्या होता है? -3 होता है। PO4 के लिए भी क्या होता है? फॉस्फेट के लिए क्या होता है? -3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करेगा तो बनना क्या चाहिए था? MPO4 होल ओनली। तो क्या है? असर्शन इज रॉन्ग। द वैलेंसी ऑफ मेटल M इज +3, बट ऑब्वियसली अभी हम लोग निकाले कि इसके हिसाब से क्या है, क्रॉस करेंगे तो क्या हो रहा है? 3 वैलेंसी आ रहा है, तो ये मेरा सही है। तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो दूर की बात है, काहे कि असर्शन ही तुम्हारा गलत है। नेक्स्ट है रीजन R को लेकर के, रीजन सॉरी असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फंगिसाइड्स एक्ट्स अगेंस्ट द फंगल पैथोजेंस। फंगिसाइड्स जो है वो क्या है? पैथोजेंस के साथ लड़ता है। फंगी जो है वो पैथोजेंस के साथ लड़ता है, तो क्या सही है तुम्हारा? तो हाँ, ये सही है। और दूसरा बोला है कि रीजन बोला है फंगिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। अरे भाई साहब, फंगस होता है, हम लोग को मालूम है, दिक्कत है। तो ये रीजन असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन तुम्हारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। हम लोग को मालूम है कि पृथ्वी में जो है वो चांद के मुकाबले क्या है? चांद में जो है पृथ्वी के मुकाबले क्या है? 1/6 ऑफ द होता है वेट, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ, बट ऑब्वियसली ये भी सही है तुम्हारा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है दैट इज GM, नहीं ग्रेविटी ऑन द मून, हाँ, GM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ G, 1/6 ऑफ दैट ऑफ द G, दोनों सही है। और एक्सप्लेनेशन क्या है? सही है। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोटस फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मालूम है लोटस जो तैरता है उसके अंदर कोई भी चीज तैरने का कारण क्या है? एनसीईआरटी में है, वो एयरी स्पेस होता है उसके अंदर, इसलिए पानी पे वो क्या करता है? तैरता रहता है, ठीक है। एरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ऐसा वर्ड सुने होंगे। तो एरेनकाइमा, कॉलेन, वही चीज आ गया। क्लोरेनकाइमा, क्लोरोफिल को, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, तो कौन सा प्रेजेंट होता है? क्यों फ्लोट करता है? ये एनसीईआरटी का साफ लाइन लिखा हुआ है, दैट इज एरेनकाइमा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे सही करना है, ठीक है। तो बोला इंस्ट्रूमेंटल फोर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टीम, इंस्ट्रूमेंटल फोर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टीम। स्टीम का बात बोला है, हमको साफ यहीं पर लैंग्वेज का कंडीशन लग रहा है, छोड़ो उसको, आगे देखते हैं, हो सकता है कुछ और। स्टोमाटा आर क्लोज्ड बाय 2 काइंडली शेप्ड सेल्स।
ठीक है। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा, गार्ड सेल्स आर नेसेसरी फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, ट्रू। ये स्टीम का केस गलत बता रहा है। स्टोमेटल पोर्स कहाँ प्रेजेंट होता है ना, स्टोमेटल पोर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट तो BCD सही है मेरा, BCD सही है, BCD 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 BCD। ओके बच्चा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप्स। अच्छा, खरीफ और रबी क्रॉप्स में समझ में आता है क्या होता है, ठंडा मौसम में क्या होता है, खरीफ या रबी? बहुत ही लॉजिकल चीज है। राइस हम ऐसे करते हैं, राइस फॉर राइस है, आर फॉर रबी, जहां राइस वहीं रबी होगा। अब उसके हिसाब से सोच लो, पैडी धान वही राइस का केस है, सोयाबीन वही केस है, कॉटन का भी केस तुमको देखना लिटिल बिट वही केस जाएगा। क्या होगा, मस्टर्ड जो होगा वो तुम्हारा ठंडा में होता है, तुमको साफ पता जाएगा। पैडी जब होगा तो मस्टर्ड क्या होता है तुम्हारा ठंडा केस में। अभी गेहूं का केस है, दैट इज खरीफ क्रॉप्स। सॉरी, ये फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, उल्टा हम बोल दिए, ठीक है, इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, तो उसमें क्या होगा, मस्टर्ड होगा। हम नॉट बोलना भूल